Good morning, students. Subject Science, Class 9, and in this class, we are doing the question of NCERT booklet of the chapter Force and Law of Motion. First question: an object experiences a net zero external unbalanced force. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? तो इसमें आपको बोला है कि आपके जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स कितना है, ज़ीरो होता है, मतलब उसमें कोई बाहर का फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। और अगर ऐसी कंडीशन आती है तो क्या पॉसिबल है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो फ्रीली मूव करता रहे विथ नॉन ज़ीरो वेलोसिटी। ध्यान रखना है, इसमें बोला है नॉन ज़ीरो वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी उसकी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है, बस वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर हाँ, इफ़ यस स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, इफ़ नो प्रोवाइड अ रीज़न। तो आपको यस एंड नो कंडीशन के अंदर इसके रीज़न प्रोवाइड करने हैं। तो यस अगर हाँ, हम हाँ में अगर बात करते हैं कि ऐसा पॉसिबल है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब कोई भी बाहर का फोर्स उस बॉडी पर ना लग रहा हो, है ना। तो हम जो भी बाहर के फोर्सेज होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको हटाने की कोशिश करते हैं। देखो, एक फोर्स जो हमने काफ़ी टाइम तक बात करी होता है आपका फ्रिक्शन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी सरफेस पर ट्रैवल कर रहा है ना, तो इस सरफेस के बीच में और फ्लोर के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हमने बोला था फ्रिक्शन फोर्स। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, देयर शुड बी नो फ्रिक्शन बिटवीन दी सरफेस एंड द फ्लोर, है ना। या फिर आप उसको ग्राउंड भी लिख सकते हो, ठीक है। एक आता है हमारा एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस क्या होता है, जब भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो एयर में ऑब्वियसली मूव करेगा, तो एयर क्या करती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है। तो एक और हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, एयर रेजिस्टेंस मस्ट बी ज़ीरो। फिर एक और हमारा पॉइंट क्या हो सकता है, जो भी आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट का वो चेंज नहीं होना चाहिए। वो चेंज अगर हो गया तो हम ऑटोमेटिकली बात करेंगे किसी एक्सटर्नल फोर्स की, क्योंकि बिना एक्सटर्नल फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपके ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं की जा सकती। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन मस्ट नॉट बी अल्टर्ड या फिर मस्ट नॉट बी चेंज, ओके। और अगर हाँ, एक और आप कंडीशन की अगर बात करोगे, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पहले से ही यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा था, तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड है मतलब बाहर का फोर्स कितना है उसके लिए ज़ीरो है, ओके। और नो की अगर हम बात करें तो इन चारों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगा और जब भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो ये कंडीशन क्या होगी, फुलफिल नहीं होगी, ठीक है। तो आप नो में क्या रीज़न लिखोगे, इफ़ एनी ऑफ द फोर कंडीशन इज नॉट फॉलोड, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। आपने घर में भी देखा होगा, जब भी हम जो भी रजाई वगैरह होती है, गादी वगैरह, उनको साफ़ करते हैं, उनको पीटते हैं लकड़ियों से, तब हमने देखा होगा कि काफ़ी सारी जो धूल होती है वो बाहर की तरफ निकल आती है। उसका रीज़न है, व्हेन वी बीट दी द कारपेट विद अ स्टिक, तो कारपेट जो आपका है वो मोशन में आ जाता है, लेकिन उसमें जो डस्ट है वो भी कहाँ रहना चाहती है, रस्ट में रहना चाहती है। इस वजह से उनमें मोशन का अपोजिशन करने की एक फोर्स जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से डस्ट क्या करती है, उस इनर्शिया की वजह से बाहर आ जाती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन वी बीट द कारपेट विद अ स्टिक इट कम्स आउट इन मोशन बट द डस्ट particles continue to be in rest, and due to the inertia of rest the particles of dust removed from the carpet. Question number 3, why it is advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? ये तो आपने देखा भी होगा, बसों में जब भी ट्रैवल किया जाता है, रूफ पर अगर कोई सामान रखा है तो उसको बांधने की क्यों एडवाइस दी जाती है, उसका रीज़न है जर्क। जर्क क्या होता है, जब भी बस मूव कर रही होती है, मतलब बस तो मूव कर रही है, साथ ही साथ लगेज भी मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से, लेकिन सडनली अगर बस रुकती है हमारी, तो बस तो रुक जाएगी, लेकिन जो ऑब्जेक्ट जो भी लगेज ऊपर रखा गया है वो क्या करेगा, अभी भी मूव करेगा, इस वजह से वो गिर सकता है। तो इस वजह से बांधने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जैसे ही बस रुके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी क्या हो जाए, साथ ही साथ ज़ीरो हो जाए। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हो, ड्यू टू दी सडन जर्क इट इज एडवाइज टू टाई एनी लगेज kept on the roof. Question number 4, इसमें आपको बोला गया है, a batsman hits a cricket ball with which then rolls on a level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. The
बॉल स्लोज टू अ स्टॉप बिकॉज, बॉल रुकती क्यों है क्रिकेट शॉट मारने के बाद में, तो अगर आप ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको सी ऑप्शन काफ़ी सही लगेगा। देयर इज़ अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, ऑब्वियसली एक फोर्स एक्ट होता है बॉल को जो अपोज करता है, जिसको हमने फ्रिक्शन फोर्स बोला भी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। A truck starts from rest and roll down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 ton. तो आपको क्या क्या निकालना है, एक तो आपको निकालना है एक्सेलरेशन और साथ ही साथ आपको क्या निकालना है, इसका फोर्स। तो देखो हमने एक्सेलरेशन निकालने के लिए काफ़ी सारी इक्वेशन पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में, जिसमें आप यहाँ पर देखो आपको क्या क्या गिवन है, आपको टाइम गिवन है और डिस्टेंस गिवन है। और हम मान सकते हैं कि जब ये स्टार्टिंग हो रहा है फ्रॉम रेस्ट, यहाँ पे लिखा है, मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारे लिए 0। तो आपको स्टार्टिंग वेलोसिटी गिवन है, डिस्टेंस गिवन है और साथ ही साथ में आपको टाइम गिवन है। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT², ये पता ही है आपको, जिसमें आपको S पता है, U पता है और साथ में T भी पता है। क्या निकालना है, A निकालना है। By using this formula you will calculate A, and once you calculate A, जब भी आपके पास A आ गया, A क्या है हमारे लिए एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन को आप क्या करोगे, मास से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स, क्योंकि फोर्स हमारा क्या होता है, F इज इक्वल्स टू MA होता है ना। A आपको पता है, ध्यान रखना, मास आपको यहाँ पे टन्स गिवन है, यू विल कन्वर्ट दिस टन इनटू kg, और जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप लास्ट में क्या लिख दोगे, न्यूटन, क्योंकि न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है। Question number 6. A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and ice? तो आपको इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना है, लेकिन कंफ्यूज मत होना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वही फोर्स होगा जो अपोज कर रहा होगा, ठीक है। और अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रुक गया है, मतलब जितना फोर्स हमने लगाया था उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लगा होगा तभी रुक गया, इसलिए तो बैलेंसिंग की गई थी, है ना। तो फ्रिक्शन देके कंफ्यूज नहीं होना है, जितना आपने फोर्स लगाया है वो आपको कैलकुलेट करना है। एंड फॉर कैलकुलेटिंग फोर्स वी हैव ओनली वन फॉर्मूला, वी हैव F इज इक्वल्स टू MA। यहाँ पर आपको M तो गिवन है ही सही, आपको क्या निकालना रहेगा, सिर्फ A निकालना रहेगा, ठीक है। अब आप देखो इसमें स्टार्टिंग वेलोसिटी आपको गिवन है, ठीक है, आपको डिस्टेंस गिवन है, ये आपको निकालना है। और लास्ट वेलोसिटी क्यों बोल रहा है रुक जाती है, रेस्ट पर आ जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है। आपके पास इक्वेशन आती है v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as, जिसमें आपके पास में s आपको पता है, a निकालना है, u पता है, b पता है। इसको कैलकुलेट करके आप क्या निकालोगे, a निकालोगे, एंड वंस यू कैलकुलेट a आपको इसको m से मल्टीप्लाई करना रहेगा। ध्यान रखना एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये जो फोर्स आप निकाल रहे हो ये वो फोर्स है जो आपने स्टोन को दिया था फेंकने के लिए, है ना, मतलब आपने जिस फोर्स से स्टोन को फेंका है। यहाँ पर हमें पूछा है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, तो सोचो कि अगर ये फोर्स जो भी आता है ये पॉजिटिव आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि फ्रिक्शन कहाँ पर एक्ट करता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो आपने जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगाया था उसके अपोजिट में कौन एक्ट करेगा, आपका फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स, अगर आपने फोर्स पॉजिटिव लगाया फ्रिक्शन आएगा नेगेटिव, और अगर फोर्स आपने नेगेटिव, फोर्स नेगेटिव लगता नहीं है, बस उसकी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अगर नेगेटिव लगा भी है तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 7. 8,000 kg पुल्स इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन मतलब जो बोगीज लगी होती है ट्रेन के अंदर वो, ईच ऑफ 2,000 kg along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the truck offer a friction force of 5,000 Newton, then calculate first a net acceleration force, B the acceleration of the train. तो सबसे पहले आपको नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकाल रहा है, एक्सेलरेटिंग फोर्स से कंफ्यूज मत होना, आपको नेट फोर्स ही निकालना है। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, आप देखो जब भी ट्रेन आपकी चल रही है तो इस तरफ, मतलब अगर जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रही है उस तरफ आपका फोर्स लगा हुआ है 40,000, ठीक है। और फ्रिक्शन हमें अभी बात करी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, कितना लग रहा है ये 5,000, मतलब 40 माइनस आप क्या कर दोगे 5, जो क्या है क्या आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा। और इसी नेट फोर्स में F इज इक्वल्स टू एम ए का जब आप यूज़ करोगे, ध्यान रखना F इज इक्वल्स टू एम ए का हम यूज़ करते हैं नेट फोर्स के साथ में। आपको नेट फोर्स अभी आपने कैलकुलेट करा, मास आपको पता है, ध्यान रखना इंजन का आपको मास रखना है, साथ ही साथ 5 वैगन बोल रहा है ऑफ ईच ऑफ 2,000 kg, मतलब आपको 2,000 को 5 से मल्टीप्लाई करके फिर उसमें
8000 ऐड करना है, कितना हो जाएगा 18000। तो f को किससे डिवाइड करना है 18000 से, तो आपको क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको देखना है ये वाला। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ 1500 kg, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड इफ़ द व्हीकल इज़ टू बी स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एफ इज इक्वल्स टू एम है हमारा होता है ना। आपको बोला व्हीकल को स्टॉप करना है तो कोई बात नहीं, फोर्स से तो निकालना है, इसमें कन्फ्यूजन की ज़रूरत ही ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको मास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, एम इंटू ए आप करोगे तो जिस फोर्स से वो मूव कर रहा है उतना ही तो आपको नेगेटिव फोर्स चाहिएगा, ठीक है। तो आपको ये फोर्स निकालना है, ठीक है। और इसको अगर यहाँ पर आपके लैंग्वेज में नेगेटिव फोर्स का नेगेटिव एक्सेलरेशन साथ में लिखा हुआ है ना आपके पास, तो कोई बात नहीं, आप इसको डायरेक्टली फोर्स को पॉजिटिव ले सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन को हमने नेगेटिव मान लिया है पहले से। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और वही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v। मोमेंटम क्या होता है हमारा m इंटू वी, तो आपको ध्यान रखना है जो आपको ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी टेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। तो इसमें आपको फोर्स गिवन है, लेकिन हमें इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं गिवन है। वैसे देखो आपको सिर्फ फोर्स गिवन है, ठीक है, और आपको पूछा है कि फ्रैक्शन फोर्स कितना ना रहेगा, ताकि व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन अ केबल। एक मिनट ना, वी टेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो इस केस में अगर हमारी जो वेलोसिटी है जस्ट मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में, तो जितना आपने फोर्स लगाया था उतना ही क्या हो जाएगा, आपका फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। मतलब फोर्स अगर आपने 200 लगाया था, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा माइनस का 200 न्यूटन, ओके। तो यही आपका क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, two objects each of 1.5 kg are moving in a same straight line but in opposite direction. The velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision during which they। अच्छा ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, ओके। सो आप अभी क्वेश्चन नंबर 10 तक ही कंप्लीट करें, फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से आगे देखेंगे, ओके। थैंक यू।